प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कि एक बड़े अहम मसले के हवाले से जो कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पे अशिया खुर्दनोश की और दूध की और गोश्त की कीमतों में, इसको हमने डिस्कस किया। एक आम आदमी का जो मौशी मसला है वो है ही यही कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसको किसी तरह कंट्रोल में किया जाए। दूसरी तरफ जो आदाद शुमार पेश किए जाते हैं, जो अशारिये दिखाए जाते हैं, लोग अभी एक सवाल पूछते हैं कि अगर ये तमाम चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं तो एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी क्यों बेहतर नहीं हो रहा। और ये सबका सवाल है और इसी पे इंशाल्लाह हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू आगे जाके करनी है, ख़ास तौर पे बजट के हवाले से। मालियाती साल 2021 और 22 का जो बजट पेश किया जाएगा इसके हवाले से हमने तफसीलन में गुफ्तगू करनी है। वो इंशाल्लाह सिलसिला हम, जैसे मैंने कहा, कि कंटिन्यू रखेंगे, उसमें सारे मामला ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन एक आम आदमी का जो मसला है उसके हवाले से बात की जानी चाहिए और ये ज़रूरी है। तो बहरहाल इन मामला पर गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर जो मईशत है इसको यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। इस वक्त मेहमानों का जो पैनल है उसमें तब्दीली हुई है, बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद होंगे और उनसे हम तमाम मामला पर गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ भी जो आपके सवाल आते हैं इनको भी शामिल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा। यहाँ पर मौजूद हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफ़ज़ल साहब, हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, मईशत के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, आसान और सहल अंदाज़ में मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, मैं फ़ारूक अफ़ज़ल साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे एक और बड़े ख़ास मेहमान और बिज़नेस और बजट के हवाले से और इस तमाम मामला पर जब भी हम गुफ्तगू करते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत ना दी हो या उनको जो है वो हमने मदऊ ना किया हो प्रोग्राम में, क्योंकि आप इतनी अच्छी बात करते हैं और ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से जो इसके कोर बुनियादी इशूज़ हैं उनकी निशानदेही भी करते हैं और उसका हल भी पेश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब की, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़ारूक भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। सवाल क्योंकि इतने सारे हैं, मैं जल्दी कोशिश करूँगा आज उनके ऊपर बात की जाए। अब सबसे पहले तो हम क्योंकि शरह नमू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट हमने सेट किया, बहुत सारे सवाल इसके ऊपर उठे, 3.94%। बहुत बुनियादी सवाल है, एक आम आदमी जो पूछ रहा है, जहाँ हम जाते हैं ये सवाल होता है कि ये इतनी जल्दी जो इतनी खूबसूरत तब्दीली जो आई है इसके अंदर के नए वज़ीर ख़ज़ाना आपने अपॉइंट किए और जो पहले ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये नेगेटिव से जो रिकवरी बड़ी मुश्किल होगी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं उनके ऊपर अभी आगे फ़र्दन गुफ्तगू करूँगा, इसमें बहुत सारी इसकी कॉम्पोजिशन में चीज़ें शामिल हैं, पूछूंगा आपसे कि उसके ऊपर कितना काम हुआ। तो फरमाइए कि ये जो टारगेट सेट किया गया और ये जो अभी नंबर्स शो किए जा रहे हैं, मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में यासिर भाई, बात यह है कि कुछ लोगों को कुछ बहुत सारे काम नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। IMF ने जो पाकिस्तान की, आपको पता होगा कि जो सेट की थी शरह नमो, वो 1% की थी। फिर उनको रिवाइज करना पड़ी, तो उन्होंने 1.5% कर दिया, क्योंकि ग्रोथ देखी उन्होंने कि नहीं यार इसको 1.5% कर दो यार। अच्छा देखिए, हमारे जो 3 सेक्टर्स हैं मेन जिसमें ज़्यादा काम होता है, हमारा इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और सर्विस हो गया, ठीक है। इन तीनों ने वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बढ़ के इसमें काम हुआ है। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 8.9% बढ़ी, ठीक है। टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट ठीक ठाक बढ़ी हमारी। अच्छा, उसने फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें, हमारा जो IT का आप देखें, IT की हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन लेस दैन $2 बिलियन करीब पहुँच चुकी हैं, ठीक है, जो कि पिछले दौर में पिछले साल लेस देन $1 बिलियन करीब थी। तो अच्छा खासा जंप सर्विस में आएगा। तो चीज़ें क्या है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो करने वालों को पता नहीं होता कि इतना फास्ट कैसे काम हो गया। लेकिन पाकिस्तान की देखिए जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, लास्ट भी जब कोविड था, पाबंदियाँ दुनिया भर में लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रही। इस दफ़ा भी इन्होंने वाइजली यही काम किया और इंडस्ट्री को, इन चीज़ों को बंद नहीं किया। और हमारे यहाँ एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, आप इंडिया में देख लें या बांग्लादेश में देख लें और दूसरे ममालिक में जो हमारे कंपटीटर्स भी हैं, वहाँ के मुकाबले में हमारे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जारी और सारी रही, जिसकी वजह से ये सारा, मैं कहूँगा कि हमें एक्सपेक्टेशन से बढ़ के कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल मैनिपुलेशन, क्योंकि देखिए एक नज़र भी आता है ना इकोनॉमिक। देखिए, अगर आप, हम इंडस्ट्री में हैं, देखते हैं कि हर बंदा इस वक्त काम हो रहा है, हर बंदा काम कर रहा है, जिससे हम बात करते हैं, देयर वेरी फ्यू पीपल दे से कि नहीं यार मेरा इतना, ये इंडिविजुअल कहानी हो सकती है, लेकिन जब कलेक्टिवली आप देखते हैं तो इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री बूम पर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हमारे देखें बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। आप किसी से इन नंबर को छुपा नहीं सकते हैं। IMF जो है ना, वो हमारा
कोई पुफी का बेटा नहीं है कि वो कहेगा जी कि हाँ जी जो आपको मैं ऐसे ही फिगर दे दूंगा फिर आपको। कोई पॉलिसीज नजर आई एक्सपोर्ट लेड, कोई पॉलिसी बनाई, कोई ग्रोथ, कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स को इन्हेंस किया जाए? इन सम एक्सटेंट मैं बात करता हूँ टेक्सटाइल की, ठीक है बूस्ट आया कि एक्सेप्शनल ग्रोथ इसको मान लेते हैं, लेकिन पोटेंशियल से अभी भी हम नीचे काम कर रहे हैं, ये बात तो है ना, हमें तो उसको एक्सप्लॉइट करने की बात ये है जरूरत कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी कंड्यूसिव नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। ये बात। अगर आप कहें कि ये पॉलिसी बना के ये एक्सपोर्ट बढ़ी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं मैं हुआ इसी तरफ आ रहा था, कुछ उसमें ब्लेसिंग का भी तो नहीं नहीं, ब्लेसिंग क्या है, देखिए ड्यू टू कोविड Blessing in दुनिया भर disguise के जो ऑर्डर इधर उधर शॉर्ट हुए वो पाकिस्तान में आ गए, बिल्कुल अल्लाह ठीक ने है। हमको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे साथ हुआ है, ठीक है। एक्सपोर्ट की पॉलिसीज तो आज तक जो भी गवर्नमेंट्स आई है ना, अल्लाह का शुक्र है कभी किसी ने नहीं बनाई वैसी कि जिससे बंदा कहे कि जी हम अपना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर को क्रिएट मैं उसी करें, तरफ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, किसी ठीक है। गवर्नमेंट ने नहीं किया। देखिए उनको इससे सरोकार ने तो एक्सपोर्ट कितनी है क्या है। अब देखिए पिछले दौर में भी आपको मैंने बताया जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो 25.72 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट थी, जब गए हैं तो 19.42 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट घट के मतलब 5.5 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट घट गई थी, तो उनकी तवज्जो नहीं थी उसके ऊपर। अब हमारी फिर 23 बिलियन डॉलर के करीब आई है इस 3 साल के दौर में, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन अभी भी जो आप बात कर रहे हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है उससे तो हम बहुत नीचे हैं सर। इस वक्त हमारी 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, हमारे पास इतनी इंडस्ट्री, जो सर्विस, एग्रीकल्चर, हर चीज हमारे मैं पास है। ऑनेस्टली एक जगह बात कर रहा था कि जब 2 बिलियन की बात होती है ना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और रेमिटेंसेस के हवाले से वो आगे बात करूंगा, लेकिन जो आईटी का जो पोटेंशियल है, मैंने उनसे एक ही बात हमेशा कही है कि पोटेंशियल डिस्कवरी के ऊपर काम करे। पाकिस्तानी मार्केट 2 बिलियन वाली नहीं है, फॉर गॉड सेक अपने नेबरिंग कंट्रीज को आप जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि क्या बूम आया आईटी के अंदर और एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रही हैं। 50 बिलियन, मोर देन 50 बिलियन। हम बताएं ये एक्सपोर्ट के अलावा जो आईटी है हम इजीली 2-3 साल में 5 बिलियन को हिट कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली, प्रोवाइडेड इफ वी आर बेसिकली मेकिंग सच पॉलिसीज फॉर द पीपल हु आर इनटू दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नेंस का इशू आ गया ना फिर से, एग्जैक्टली, ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। मेरे साहब फरमाइए तो आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को हमें देखना होता है, वो चीज़ें सपोर्ट करती हैं तो फिर ये नंबर्स जो हैं हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब मैं फंडामेंटल्स की तरफ जाऊंगा तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, मैं अगर इसके ऊपर बात करता हूं तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा हार्श कमेंट जो वो कर रहा है। आप क्या समझते हैं? मैं चाहता हूँ इसके ऊपर बात करें, जो फंडामेंटल्स ऑफ इकानमी है वो आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा फरमाइए। देखिए बात ये है, कुछ चीज़ें जो हैं जैसे अभी बात हुई ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज वाली, कि कोविड जो है वो जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं उसने पैरालाइज किया है इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, स्टैग्नेंट हो गई मार्केट, बिल्कुल, और उसका चांस हमें मिला, राइट, वो ऑर्डर्स हमें मिले, ठीक है। और वो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि अगले 6 महीने के हमारी जो तमाम टेक्सटाइल में कैपेसिटी है वो सोल्ड आउट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने पोटेंशियल की बात की तो हमारा तमाम पोटेंशियल जो टेक्सटाइल में है अगले 6 महीने वो सोल्ड आउट है, बिल्कुल ठीक है। इतने ऑर्डर आए हैं हमारे पास, और जैसे कि एक्सपोर्ट भी बढ़ी है इसी वजह से बढ़ी है, ठीक है। लेकिन अब आपने पॉलिसी की बात की और एनवायरनमेंट की बात की, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट का भी बहरहाल उसमें पॉलिसी का भी है, उसमें पॉलिसी का भी फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने इसमें एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये कि बिजली की कीमतें जो हैं वो एक्सपोर्टर्स के लिए वो रैशनलाइज की, बिल्कुल ठीक है। अगर वो रैशनलाइज ना करते तो हमारी कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा आती और हम फिर नहीं कर पाते, वो वक्त की ज़रूरत थी वरना अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, मिस हो जाती, ठीक। तो इन्होंने वो उसकी कीमतें, बिजली की हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि आप बिजली की कीमतें जो है वो कॉम्पिटिटिव करें, गैस की कीमतें कॉम्पिटिटिव करें, कॉस्ट कम हो सके, बिल्कुल ठीक। रिफंड्स जो हैं वो बर वक्त दें, DLTL जो देते हैं ये वो बर वक्त दें, बिल्कुल ठीक है। ये DLTL भी इन्होंने बर वक्त देना शुरू कर दिया, और जो रिफंड्स हैं वो भी बर वक्त देने शुरू कर दिए। अब ऑटोमेटिकली लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जो सिस्टमेटिक हो गया। बिजली और गैस का मैंने आपको बताया कि उन्होंने उसको रैशनलाइज किया, और सबसे बढ़ के ये कि इसमें स्टेट बैंक ने टर्फ स्कीम के तहत 300 अरब रुपया पंप इन किया, जिसकी वजह से नई मशीनरी आई, बिल्कुल ठीक है, और लोगों ने अपने आप को मॉडर्नाइज किया और बड़ा रैपिडली और क्विकली किया, बिल्कुल ठीक है। तो ये सार यानी अपनी कैपेसिटी एनहेंस की। तो इसके नतीजे में ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये इम्प्रूवमेंट कदरे मेरे ख्याल में 12-15% की एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, ये इस वजह से बढ़ी हैं, और इस साल इंशाल्लाह हमारी 25 अरब डॉलर को हम टच कर जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, अब बात यह है कि हमारा पोटेंशियल है क्या। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो यही हमारा पोटेंशियल भी है। हमारी विश ज़रूर है कि 50 अरब डॉलर हो जाए, 100 अरब डॉलर हो जाए, 200 अरब डॉलर हो जाए, ये विश है। पोटेंशियल यही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अब पोटेंशियल पे आते हैं। ज़रूर। अब पोटेंशियल भी हमने सप्रेस किया हुआ है। यही बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। पोटेंशियल एक्चुअली जो मसल्स हैं हमारे, जो हमारी इकॉनमी के, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर जो बातें हैं मिसमैनेजमेंट की, अब उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, पाकिस्तान अभी भी पहले शायद 130वें नंबर पे आ रहा था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा बेहतर हुआ है, 108वें नंबर पे आ रहा है। मेरा ख्याल है इंडिया शायद 60वें नंबर पे आ रहा है, और बांग्लादेश भी हमसे खासा हो, शायद 70 नंबर पे आ रहा है। ठीक, हम इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इन सारे ममालिक से काफ़ी डाउन है। ठीक है, तो हमें इसमें खासा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर हम वो करेंगे जो करने की ज़रूरत है, उसमें रेड टेपिज्म हटाएंगे, उसमें लोगों को ईज़ आउट करेंगे। अभी भी लोगों को जो हमारे मशीनरी के लिए, हमारे इंस्टॉलेशन के लिए बाहर से जो इंजीनियर्स आने होते हैं, उनको यहाँ से वीज़े देने होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसमें 2-2 महीने लग जाते हैं वीज़े इशू करने में। इस तरह के और बहुत सारे इशूज़ हैं। तो फिर ज़मीन का इशू है। नई इंडस्ट्री आपने लगानी हो तो ज़मीन चाहिए आपको, फिर उसमें इंडस्ट्रियल जोन नए बनने चाहिए, इसी तरीके से बिजली मिलनी चाहिए, गैस मिलनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट के, या गवर्नमेंट तो खैर नहीं कहना चाहिए, जो कंपनीज़ हैं उनके जो नागहानी आर्डर आते हैं, बहरहाल पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बनाती है ना। नागहानी आर्डर्स आ जाते हैं कि जी इमीडिएटली जी अगले हफ्ते आपकी जो गैस है, कैप्टिव पावर, वो डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। और वो सारे इकट्ठे होते हैं, भागा दौड़ी शुरू हो जाती है, पैनिक क्रिएट हो जाता है, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर कोई फेडरल मिनिस्टर आ जाते हैं, वो मीटिंग करते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी इसको जून तक, दिसंबर तक, फलां तक, 6 महीने टाइम के बाद। बात यह है कि ये ठीक है कि अब आपके पास 4000 मेगावाट बिजली सरप्लस है, और आपको स्विच करना है कि आप गैस से बिजली पे स्विच करें, लेकिन उसके लिए पहले आपको बिजली का सिस्टम रिलायबल बनाना होगा। उसमें ब्रेक डाउन को आपको ठीक करना होगा, सारी चीज़ें आपको ठीक करनी होगी। वो चीज़ें ठीक करें, फिर आप गैस से बिजली पे लोगों को शिफ्ट करें, फिर उसमें लोगों को कुछ इंसेंटिव दें। तो हमारे यहाँ जो कोर्सिव मेजर्स लिए जाते हैं, लोगों की चूड़ी चढ़ाई जाती है, ठीक, आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, और नागहानी ऑर्डर्स आते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को डैमेज करती हैं, डैमेज करेंगे, और लोगों के पीस ऑफ माइंड को डैमेज कर रही हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें भी अगर हम ठीक कर लें, तो जो बड़े मेजर इन्होंने 3-4 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, स्टेट बैंक वाली टर्फ स्कीम की भी और इस तरह से, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। 1200 अरब रुपया गवर्नमेंट ने पंप इन किया है मार्केट में, ये पिछले कोविड में, यानी पिछले मार्च से लेकर और इस अरसे में, जिसमें एम्प्लॉयज़ रिटेंशन स्कीम में भी उन्होंने लोगों को फाइनेंस किया। इसी तरीके से स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में 60% अब गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, उसका जो कोलेटरल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। नौजवानों के लिए कर्जे दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारे लोग खुद ब खुद काम कर रहे हैं, 60 अरब रुपया पिछले तकरीबन 10 महीने में पाकिस्तान आया है, जो लोगों ने अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं। ठीक है। तो 60 अरब रुपया उन लोगों को मिला है। तो क्या 100, 200, 400 लोग होंगे, ठीक है। तो बड़े ह्यूज अमाउंट्स लोगों के पास आए हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस लोगों ने अपने इस्टेब्लिश किए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ तो जा रही हैं, और इंशाल्लाह और बेहतर। जहाँ आपने बात की 3.94% वाली, 3.94 का, यस। देखिए, अब कुछ हमने अच्छी बातें कर ली, ठीक। दूसरी तरफ अगर अब हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की, जो बातें मैंने अभी आपके साथ की हैं जी, तो आपके नाजरीन बहुत सारे हैं, वो सोचते होंगे कि भाई मैं जन्नत का नक्शा पेश कर रहा हूँ तो हम तो दोज़ख में रह रहे हैं। ऐसा ही। तो बात यह है कि आपकी मुर्गी देखें, हाँ। आपकी 500 रुपये, 550 रुपये किलो ऐसा ही बिक रही हो गई है। आपका आटा और आपकी दालें, आपकी चीनी, सारी चीज़ें जो है उसमें 25-30% के करीब रेट बढ़े हैं। अब बात यह है कि ये क्यों रेट बढ़े, उसकी एक तो बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो मिडल मैन का रोल है, उसको गवर्नमेंट अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई। बिल्कुल ऐसा ही। और उसमें भी अब जो गवर्नमेंट सोच रही है, मेरे ख्याल में तो गलत लाइन पे लोग जा रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट जा रही है कोर्सिव मेजर्स के ऊपर, और एडमिनिस्ट्रेटिवली उन चीज़ों को कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एक हद तक चलती है। असल चीज़ है सप्लाई एंड डिमांड। अगर आप सप्लाई को नहीं बढ़ाएंगे तो डिमांड कैसे आप सही करेंगे।
तो सप्लाई बढ़ा के आप प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ फिर थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के, ताकि लोग होर्डिंग ना करें, ज़खीरांदोज़ी ना हो, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। तो उन चीज़ों को उस तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है ग्राउंड रियलिटी में, वो यही नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ाने की तरफ इतनी सीरियस नहीं है जितनी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल करने की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एग्जैक्टली। और ये मार्केट मैकेनिज्म इस वक्त जो अवाम की मिजरीज हैं, अब मिसाल के तौर पे जी यहाँ कराची में आप देखें आज भी 10-12 घंटे की गरीब इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। अब उसमें बात क्या है कि इंसानी अलमिया है ना ये, कि इतनी गर्मी में जब आपकी 42 डिग्री गर्मी चल रही है तो आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो असल मसला ये है कि इसमें हुकूमत का रोल आता है कि इलेक्ट्रिक को तो पैसे मिलेंगे तो बिजली देगी, जहाँ से बिल नहीं मिलेगा वो बिजली बंद कर देंगे। ऐसा ही है। अच्छा, बिजली सरप्लस है लेकिन वो क्यों बेचेंगे, मुफ्त में बिजली क्यों बेचेंगे, ठीक है ना? उसके लिए फिर गवर्नमेंट का रोल आता है। अच्छा मियां साहब, इसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करते हैं, ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे, खासतौर पे जो एनर्जी के हवाले से ना, एनर्जी मिक्स के अंदर भी बहुत सारा मसला है, फिर IPPs का इशू है, उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। डिटेल टॉपिक है ये। फ़र्क भाई, अभी मियां साहब ने निशानदेही की थी कि एक शॉर्ट रेंज के अंदर पॉलिसीज़ आप डिफ़ाइन करते हैं, एक ना शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ आपके पास है। पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है। लेट्स से अगर SMEs को फाइनेंसिंग की बात करेंगे, अगर इस तरह और दीगर इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, इट विल टेक सम टाइम। ये इसके रिजल्ट्स आपको थोड़ी देर में आना शुरू होंगे। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि इकोनॉमी के हवाले से जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है, वो आज कोई गवर्नमेंट अच्छी चीज़ अगर बनाकर जाती है तो आने वाली जो गवर्नमेंट है सबसे पहले वो तमाम चीज़ों को ख़त्म करेगी। तो ये जो इकोनॉमिक साइकिल है, इसको चलते रहने के लिए आपको कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, वो डिफ़ाइन नहीं हो पा रही हैं। ये तो ज़रा बताइए, मैं आगे तो बाद में जाऊंगा, लेकिन ये कब होगा? अगर क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि SMEs के हवाले से एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए गवर्नमेंट जो है, वो कोई भी गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसी मेकिंग करती है, मैकेनिज्म बनाती है, द नेक्स्ट गवर्नमेंट उसको जस्ट सेट असाइड कर देती है। इस एंड पे कब काम होगा, ये तो ज़रा बताइए। देखिए, बात ये है कि ये जो आपने पॉलिसी, मैं हमेशा बात करता हूँ कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के गोल सेट होने चाहिए, ठीक है ना, मुल्क की इकोनॉमी के लिए, चाहे कोई भी सिस्टम हो उसके लिए। अब जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, उस वजह से ये सारा सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है। ठीक है। जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी वो नहीं चाहती कि जो अच्छी किसी पिछली गवर्नमेंट की चीज़ है उसको कंटिन्यू करे, ठीक है, क्योंकि वरना उनको फिर कौन मानेगा। वो उसको नेगेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, उसमें खामियां निकालने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये हमने ख़त्म कर दिया है, अब हम नया सिस्टम बना रहे हैं और इसको हम लेके आएंगे, या जो सिस्टम बना होता है उसको फिर चलने नहीं देते ताकि वो आगे बढ़ ही ना पाए और उसके जो समरात हैं वो फिर आ ना पाए। तो कल को जब वो ऑपोजिशन बन चुकी होती दूसरी पार्टी, तो वो फिर जो है उसका एक अपना क्रेडिट ना ले पाए। असल में ये सारी बात आ जाती है मुल्क के साथ सिंसियरिटी की और ऑनेस्टी की, कि कौन मुल्क के साथ सिंसियर है। आप मिसाक जमहूरियत तो कर लेते हो कि जी एक दफ़ा तुम आओगे, एक दफ़ा मैं आऊँगा, ये सुबह तुम्हारा, ये सुबह मेरा है, ठीक है, तुम उसमें नहीं आना, मैं उसमें नहीं आऊँगा, वो कर लिया। लेकिन आप इस किस्म की जो जिससे मिसाक मईशत की बात भी हो रही है, और अब तरीन साहब ने बोला कि मैं मिसाक मईशत की बात करूँगा तमाम पार्टियों के साथ मिल के कि जी हम एक ऐसा पॉलिसी सेट कर लें इकॉनमी की कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, पैरामीटर सेट कर लें, एक पॉलिसी लाइन बना लें और वो उसको फिर चलने दें। ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको सबको बैठाना पड़ेगा, उनको ब्रीफ करना पड़ेगा, उनका भी इनपुट लेना पड़ेगा, और फिर आप एक ऐसी पॉलिसी सेट कर पाएंगे कि जो मुल्क के मुफाद के लिए बेहतर हो। तो ये उसी वक्त मुमकिन है, वो जो आप बात कर रहे हैं, कि जब तक कि हम लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, मुखलिस नहीं होंगे और वाकई इज्तिमाइयत के लिए नहीं सोचेंगे। इस वक्त सिर्फ ये होता है कि पार्टी अपनी साख को देख रही होती है, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ, जो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस गवर्नमेंट ने की हैं और लोगों को नहीं इल्म उसका, जो अच्छी चीज़ें की हैं, ठीक है, उसके समरात बिल्कुल उसको भी क्रेडिट देना चाहिए, उस चीज़ का देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो जिस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है, हम उसको उनकी उन अच्छाइयों को पीछे कर देते हैं। अच्छा, उसमें हमारा मीडिया का रोल भी है। जो हमारा मीडिया है वो पिछली लोगों के साथ ज्यादा मुखलिस है बनिस्बत इस गवर्नमेंट के साथ, उनके यहाँ सही लगता है। उसमें फिर ये होता है कि उनकी जितनी अच्छी चीजें होती हैं उसको प्रोजेक्ट नहीं करते, आवाम तक पहुंचती नहीं है, चाहे वो लिखने वाला हो अखबार में, चाहे वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बंदा हो, तो वो उसकी प्रोजेक्शन उनको मिल नहीं पाती और वो अपने तौर पे अपनी उन चीज़ों को, अच्छी बातों को प्रोजेक्ट माइंड सेट भी है ना। अगर कोई पॉजिटिविटी की अगर बात करेगा ना, तो सबसे पहले उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये शायद गवर्नमेंट के कुछ पेरोल पर है या उनकी तरफ से उनको जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक तासुर मिलता है। अगर तो देखिए, अब आप हमारा देखिए, अब इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज है तकरीबन $46,000 पे इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। अब पहली दफ़ा हिस्ट्री में तकरीबन
कितने 2 1 बिलियन अरब का और साढ़े volume डेढ़ वो अरब दिया है रुपए, ऐसे। 1.5 अरब के शेयर्स फरोख्त हुए, हाँ, यू नो, volume record हिस्ट्री बिल्कुल, वॉल्यूम रिकॉर्ड बिल्कुल हुआ। ऐसा ही। कोई नहीं बताएगा इसका। अब इससे पहले जो पिछले जो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो रोना रोएंगे जी हमारे ज़माने में तो 50,000 था, देखो ये 34 पे, अभी तक वो 34 को लेके बैठे हैं, यू नो। लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है वो कोई नहीं देख रहा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर गुड, हम राइट डायरेक्शन पे जा चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आवाम की वो जो मिजरीज की बात हो रही है उसको दूर करने के लिए वही जो मिडल मैन का किरदार है, मेन चीज़ वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव। issues हाँ, हैं, फिर उसमें उसको आपको वो करना आवाम पड़ेगा। को सहूलत देने के लिए आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो मिडल मैन का रोल है वो आपको खत्म करना पड़ेगा। पॉलिटिकल जो हर्डल्स हैं ना, जो आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, और इकोनॉमी तो सबसे पहला सेगमेंट है जिसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से एक ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा ब्रेक के लिए वो कह रहे हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आके सवाल रखता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मियां साहब की खिदमत में वो रखना है और उनसे इस पर बात होगी, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएंगे, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी मईशत के हवाले से, मुल्क की ओवरऑल जो मईशत की इस वक्त जो सूरत हाल है, जो तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वो अदाद शुमार जो अशारिये दिखाए जा रहे हैं दुरुस्त हैं? ये एक बहस है, इसके ऊपर हम सवाल अपने एक्सपर्ट से कर रहे हैं यहाँ पर। एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और साथ साथ मुल्क की जो मईशत है इसको बेहतर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन इक़दाम की ज़रूरत है, उसके हवाले से हम ख़ास तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे। मियां ज़ाहिद हुसैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उनसे इस मामले पर जो है वो बात करने का हमें मौका मिल पाया। मियां साहब, ये तो ज़रा फरमाइए कि अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आ रही है, आपको बहुत सारे एरियाज़ पे काम करना है, एक स्टूडेंट सवाल ये करता है तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना हाई होगा, एक्सेस टू फाइनेंस नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर इतने हायर मार्कअप्स के ऊपर काम करेंगे तो ये एक्सपेंशन कैसे होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर? फिर वो जो आप अपना एक ख्वाब आपने देखा है नौकरियों का और ये सब कुछ फुलफिल कैसे होगा? ये तो बड़ी बुनियादी चीज़ है। उस एंड के ऊपर आपके ख्याल में अब काम हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो 3 साल का अरसा था वो डेट मैनेजमेंट और ये जो सर्कुलर डेट के इश्यूज़ और दीगर इश्यूज़ आपके पास बहुत सारे थे, उसको मैनेज करने में टाइम लगा है। अब नए फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, क्या उम्मीदें हैं और ये सब मटेरियलाइज होंगी चीज़ें? मैं चाहूँगा इस पर ज़रा गुफ्तगू कीजिए। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दूँ मैं। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो माइंडसेट है ना कि पिछला सब तोड़ फोड़ दो, पिछला सब मिटा दो, जो रेत के घरौंदे नहीं बच्चे बना रहे होते उस पे हॉक्स पे जाके, ठीक है ना, तो पिछला सब तोड़ दो, नया उसको खत्म कर दो, फिर नए से उठाओ। 5.8 पे आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी, ठीक है। अब आप उसको चले, वो कोविड से पहले भी अगर हम देखें तो माइनस में जा चुके थे, तो 5.8 से माइनस में क्यों गए? किसी को सवाल पूछना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, फिर आप चले, कोविड आ गया तो फिर -0.5 हो गया, ठीक। अब हम सिफर से लेके और फिर हम 3.94 की बात कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो हम तो फिर भी डिफेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो क्यों, वाई नॉट 5.8 से आगे क्यों नहीं, ठीक है ना। तो अभी ये कौन सवाल पूछेगा कि भाई 5.8 से 3.94 पे क्यों है, ठीक है ना, चाहे 2 हो, 3.94 हो, जो भी हो, तो वाई नॉट आगे 5.8, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट भी करके गई, कोई बुरा नहीं करके गई, इस गवर्नमेंट को आगे उसमें ऐड ऑन करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो सकती थी? उसकी वजह यह है कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, ठीक, हमारे पास बिजली 20-20 घंटे बिजली नहीं थी, हमारे पास गैस नहीं थी। जब ये बुनियादी चीज़ें आपके पास ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, बिजली ना हो, गैस ना हो, तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? तो आप एक्सपोर्ट कर नहीं सकते थे। तो इसलिए अब आपके पास जब गवर्नमेंट ने बिजली गैस के कारखाने लगाए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, तो अब उसके बाद आप आगे बात करेंगे ना एक्सपोर्ट की। तो लिहाजा पिछली गवर्नमेंट की जो ग्रोथ थी वो थी इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है। अब इस गवर्नमेंट ने पैराडाइम शिफ्ट किया है, जो कि अब चूंकि गैस, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर आ गया, तो अब आपको उसको पैराडाइम शिफ्ट करना होगा। अब आपको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ देनी, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो भी लोगों को भूखा तो नहीं मारना ना। तो उस वक्त भी 5.8 वो लेके गए इंपोर्ट लेड ग्रोथ की बेस पे। अब आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे जब आप जा रहे हैं तो वाई नॉट 5.8 से आगे जाए ना आप। अच्छा, अब उसकी बुनियादी वजह यही है, इस गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की और नेक नियति से कोशिश की। अब उस वक्त जो हमारा डेट का जो बहरान था,
अब इस वक्त सर्कुलर डेट की भी बात कर लें, 2600 अरब रुपए पे पहुंच गया, और शायद अब तो शायद 2900 अरब हो गया। 179 अरब रुपए का मेरे ख्याल हाँ। में इसमें थोड़ी सी कट डाउन किया उन्होंने। हाँ। तो अब बात यह है कि ये हमारा जो सर्कुलर डेट है ये भी बढ़ता जा रहा है, जो कि शो कर रहा है कि बिजली के शोबे में अभी तक हमने रिफॉर्म जो करनी थी Yes. वो अभी तक हमने सही तरीके से कर नहीं पाए हैं। और अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं एक्सेस टू फाइनेंस की बात कर रहा था, हाँ। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने अच्छा, की। अब इसको कॉस्ट नीचे ऑफ को डूइंग लेकर आए बिजनेस का जहाँ तक ताल्लुक है ना जी, अब बात यह है कि हम तकरीबन 250-300 अरब रुपए की बिजली साल की चोरी करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और 250-300 अरब रुपए की बिजली लाइन लॉसेज में ज़ाया करते बिल्कुल हैं। ठीक। अगर ये दो कंपोनेंट ठीक कर लें, चोरी और लाइन लॉसेज वाला, तो आपकी बिजली की कीमत 3 रुपए डाउन हो सकती है। ऐसा ही। ठीक, अब आपने एक्सपोर्टर को जो कुशन दिया या उसको कॉम्पिटिटिव आपने बिजली की प्राइस दी, तो उसका लोड ज़ाहिर है आपने बाकी अवाम पे मुंतकिल किया, ठीक। बाकी इंडस्ट्री पे मुंतकिल किया, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। ठीक है, जी। इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में यह है कि आपने वक्ती और टेम्परेरी ली, तो आपने एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री को ठीक किया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा किया, लेकिन आपको एक्चुअली उसकी कॉस्ट रिड्यूस करनी चाहिए, लाइन लॉसेज और चोरी को रोकना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी 3-4 रुपए बिजली की कीमत जो है वो रिड्यूस हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से आपको एनर्जी बास्केट, एनर्जी मिक्स जो है उसको ठीक करना होगा, बिल्कुल ठीक है। उसमें आपको उसका कंपोनेंट बढ़ाना होगा, अल्टरनेट एनर्जी का, रिन्यूएबल Windmill की एनर्जी तरफ का, जाए, हाइडल और पावर उसमें प्रोजेक्ट हाइडल की तरफ पावर जाए, की तरफ exactly। जाना होगा, वो बास्केट को ठीक करना ठीक होगा। है। तो ये करेक्टिव मेजर्स हैं जो आप करेंगे, तो एक्चुअली आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी ठीक होगी। ठीक। आपने फाइनेंस की बात की, जी। फाइनेंस को मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा गवर्नर स्टेट बैंक को कि 13.25% से वो यही कोविड के दिनों में हमारा मुतालबा था, वो उन्होंने उसको माना और उसको 7% पे लेके आए, जो कि अभी भी मेरा हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 5% होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और Competitive एसएमई market सेक्टर हो के लिए हमने गवर्नर के साथ बहुत हमने उनको समझाया मसला, और उन्होंने समझा भी इस बात को, और यही वजह है कि उन्होंने ये जो भी 60% गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है कोलेट्रल को एसएमई के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अभी भी एसएमई के लिए इनको 5% स्पेशल इंसेंटिव देना चाहिए, पड़ेगा, बिल्कुल ठीक उसमें है। रिडक्शन करना चाहिए मार्कअप को। आज अगर हम हमारी एसएमईज को 5% पे फाइनेंसिंग करना शुरू, आज दो कि उनको एक्सेस सब दे दिए इन्होंने, बिल्कुल ठीक फाइनेंस पे एक्सेस दे दिए, अब उसमें प्रोसीजरल चीज़ें हैं कि जी उनके पास अभी भी यानी बाकी 40% का भी कोलेट्रल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए कुछ हल निकालना चाहिए। इसी तरीके से फाइनेंस की कीमत अभी उनको 9% पे दे रहे हैं, जी। उनको बल्कि जो आज 7% है उसकी बजाय भी उनको 5% पे देना चाहिए। देनी चाहिए, बिल्कुल सबसे बड़ी ये support दो की काम कर लें, यानी प्रोसीजरल चीज़ें ठीक कर लें, राइट। और साथ साथ मार्कअप का रेट ठीक कर लें, तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान में अगले 6 महीने में इनकलाब आ जाएगा। जैसे इस 1 साल में एक्सपोर्ट में आज हमें इनकलाब ही नजर आ रहा है। आज नहीं तो लोग यहाँ पे भूखे मर रहे होते अगर ये इन्होंने टर्फ स्कीम ना लाई होती, नहीं लाए। अच्छा, और मेरे साथ एम्प्लॉयज एक चीज़ और रिटेंशन ऐड स्कीम करूंगा ना इस- दी होती। जी, जी, एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें अगर एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अब ये सब कुछ रिलाय करता है आपके IMF पॉलिसीज़ के ऊपर। हार्श क्वेश्चन बट स्टिल, क्योंकि वहाँ से जो पॉलिसी गाइडलाइन आपको मिलेगी, आपको उसको टो करना पड़ेगा। और अगेन वही बात है कि अब ये SMEs के जो रिजल्ट्स हैं ये ओवरनाइट तो आपके पास नहीं आएंगे ना, इसके लिए तो कंसिस्टेंटली आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। 2 साल के बाद की क्या सिचुएशन होगी वो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे, क्या पता हम यही बैठ के डिस्कस कर रहे हों कि जी पास्ट गवर्नमेंट थी, उसकी ये पॉलिसीज़ थी, वो सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो जी। सकी हैं, या वो सस्टेनेबल नहीं थी, इस वजह से हम देखिए, मैं गुजारिश collapse करता कर गए। हूँ, जी आप अच्छी पॉलिसी बना लें, ठीक है। उसके रिजल्ट ओवरनाइट ही आते हैं। अच्छा, हाँ, इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। आज आप चीज़ ठीक कर लें, कल से उसके अच्छे नतायज। बैक पे IMF खड़ा है ना, नहीं, इतनी स्पेस, नहीं, देखें मैं बताता हूँ, नहीं देखें, IMF को भी हमने एक पता नहीं जिन भूत बना दिया है। असल में IMF है क्या? IMF तो आपको ये कहता है कि भाई आपके एक्सपेंडिचर इतना है, इनकम इतनी है, ठीक है, और बाकी जो शॉर्टफॉल है वो आप कहाँ से पूरा करेंगे? आप सही। बिजली पे बिल्कुल लगा ठीक दें, है, पेट्रोल बिल्कुल पे लगा दें, गैस पे लगा दें, इधर का, जिससे इजीली आपको रेवेन्यू आ फंड सकता है। जनरेट कर सके ना, बिल्कुल ठीक है ना, इजी आ सकता है। अगर आप उसमें जाते हैं अकाउंट्स में, अगर आप ऑडिट्स में, इसमें उसमें अदालतों में, तो उसमें वो कहते हैं जी हमें ये नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा बताओ कि हम आपको लैंडिंग कर रहे हैं, हमें इसका क्या मिलेगा। तो वो तो चाहते हैं सीधी सीधी बात, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब अगर हम अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लें, जैसे मैंने कहा बिजली गैस चोरी ना होने दें, स्टील मिल में पैसे ना ज़ाया करें, PIA में ना ज़ाया सारे करें, bailout रेलवे करने में में ना आपको ज़ाया निकल करें। जाते हैं। 20 अरब डॉलर साल का हम ज़ाया करते हैं। ऐसा ही, ज़ाया से क्या मुराद है? यानी कमाने के बाद ज़ाया करते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। हम 10 अरब डॉलर साल का तो हम सिर्फ पानी में ज़ाया करते हैं, ठीक है।
पानी जो हमारा समुद्र में जा रहा है, ये 24 बिलियन क्यूबिक फीट जो है, ये पानी तो हम समुद्र में फेंक देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं पानी नहीं है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग इसके ऊपर बुलाई हुई है, ठीक है। सिंध चीख रहा है, पंजाब चीख रहा है, आपके पास किसानों को देने के लिए पानी नहीं है। इरसा कह रहा है जी हमारे पास पानी नहीं है, और दूसरी तरफ आप पानी समुद्र में फेंक रहे हैं। तो अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये अभी आपने मिजरी की बात की थी, अगर आप 7% GDP पे जाते हैं और कंसिस्टेंटली अगर आप 7% पे जाते हैं, आप देखेंगे कि ओवरनाइट ही अवाम की मिजरीज खत्म हो जाएंगी, इसलिए कि अवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो बात यह है कि हम ये क्यों करते हैं कि एक चीज़ को पहले ख़त्म करते हैं, फिर नए सिरे से बनाते हैं। बात यह है कि अगर हम ये चीज़ों को ठीक करें और चीज़ों को वाकई सही तरीके से लेके चलें, हमारे जो इकोनॉमी मैनेजर्स हैं चीज़ों को सही करें, तो हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। आप देखें ना, आपने मोटरवे बना ली, आप 12 घंटे में यहाँ से लाहौर पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, तो आखिर पहुँच जाते हैं ना। सर उसकी तो इम्पोर्टेंस है ना। अब यहाँ तो एक अलग ही डिबेट हमारे मुल्क में चलती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना यासिर साहब, कि ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। सर ये बात तो हम ये व्हील आज तो इन्वेंट नहीं कर रहे, दुनिया 100 साल पहले इन्वेंट कर चुकी है, ठीक है ना। तो हमने तो सिर्फ उसी को कॉपी पेस्ट ही करना है ना। ऐसा ही है। तो उन चीज़ों को ठीक कर लें, उसमें करप्शन, वेस्टेड इंटरेस्ट, जैसे मैंने बिजली और गैस का, बिजली और उसका बताया आपको, पानी का बता दिया आपको, तो ये सारे जो लॉसेज हैं इनको आप ठीक करें। आप 600-700 अरब 800 अरब रुपया जो है, ये साल का जो अपना पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है ना जो वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप मिसाल के तौर पे उनको मत दें, ठीक है, तो वो 600-700 अरब रुपए का पब्लिक को फायदा होगा। अच्छा ये सब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी तरफ मैं जल्दी से आ जाता हूँ। जरा फारूक भाई से इसका इनपुट ले लेते हैं ना। फारूक भाई ये फरमाइएगा, कभी तो सारा रिलायंस में देख रहा था, एक जगह और डिस्कशन में एंगेज था, वो आजकल जो फॉरेन रेमिटेंसेस है ना, वो बड़ी अचीवमेंट जो है वो कंसिडर की जा रही है। अब मेरे लिए अचीवमेंट कुछ और है। हमारे मुल्क में ज़रा फिनोमेनन थोड़ा सा चेंज है ना, नया टीवी खरीद लेते हैं तो उसको अचीवमेंट समझी जाती है। इसी तरह फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर रिलायंस आता है। और मैं जो अदर साइड ऑफ रेवेन्यू की जब बात करता हूँ ना, जिसमें और बहुत सारी टैक्स कलेक्शन को देखना होगा और बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, जैसे अभी आप एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, उसकी तरफ ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये ज़्यादा इसके ऊपर अचीवमेंट उसको समझा जा रहा है कि जी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गए, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपको चैनलाइज करने से बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, मैं इसको अचीवमेंट समझता हूँ। आप किस हद तक इसको समझते हैं अचीवमेंट, ये तो ज़रा फरमाइए। इसका एक मुल्क की, किसी मुल्क की इकॉनमी आप देखें, आप फिलीपींस का देख लें, उनको तकरीबन $70 बिलियन मिलता है फॉरेन रेमिटेंसेस से आते हैं, उनके जो दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर द इकोनॉमी कि जो भी आपके रेमिटेंस आते हैं, हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं होता है, लेकिन हमारी जब एक्सपोर्ट लेड है ही नहीं, चीज़ ही कुछ ही नहीं है हमारे एक्सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं से फंड चाहिए ना आपको। तो ये ज़्यादा बेहतर अगर आ रहा है तो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों का, मैं ये समझता हूँ कि लोगों का इस गवर्नमेंट पे ज़्यादा एतमाद है, जिसकी वजह से बैंकिंग चैनल से पैसे भेजना शुरू किए। जैसे देखिए फैटफ वालों का किरदार नहीं है, नहीं फैटफ वालों, ऐसे पूछ रहा हूँ। देखिए वजह क्या है, पॉलिसीज बनी है ना, उसी वजह से जो फैटफ की जो पॉलिसीज बनी, पाकिस्तान ने जो सख्तियां की हैं, वहाँ से हवाले ख़त्म किए, आपको पता हुंडी का काम ख़त्म किया, तो लोग जो पहले वहाँ से पैसे भेजते थे अब वो बैंकिंग चैनल से उनको भेजना पड़ रहे हैं, तो जिससे वो एक वाइट मनी हो रही सबकी, और नजर आ रहा है कि यहाँ पे इतने पैसे आ गए। अभी भी पैसे ऐसे आ रहे होंगे हुंडी से ही, बताऊँ आपको, ऐसा नहीं कि हवाले से नहीं आ रहे, सारे काम चल, सब काम चल रहे हैं इस वक्त भी। वो अंडरग्राउंड जो चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन उसका जहरी बात है, उसको एक मोड चेंज हो गया। हाँ, अब ये कि अच्छा है मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा टाइम थोड़ा रह गया, मैं सब इसके ऊपर जरा कमेंट कर देखिए जी, 25% पाकिस्तान की ये फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी है इस साल, ठीक है। और पिछले अगर आप 10 साल से देखें तो हर साल उसमें काफ़ी मतलब पहले से इजाफा हो रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि गवर्नमेंट्स पूरी कोशिश कर रही हैं कि पैसे को चैनलाइज किया जाए और सही ट्रैक के साथ वो पैसा आना चाहिए, और ये वजह है। और उसमें कोविड की वजह भी है कि वो सारा जो है हुंडी की उसमें हवाले शवाले ख़त्म हुए और वो फॉर्मल चैनल के साथ वो पैसा आना शुरू हुआ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, और उसमें डॉलर का जो रेट बढ़ा है उसकी रीज़न भी है कि डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से, यानी पहले 100 रुपये पे था, फिर 160-170 पे चला गया, फिर अब थोड़ा रिवर्स हुआ, फिर थोड़ा जंप कर, तो डॉलर का रेट भी है, उसमें लोगों को रिटर्न बेहतर मिलती है, इस वजह से वो पाकिस्तान में। दूसरी एक बात यह है कि हमें अपनी जो मैन पावर है वो बेहतर मैन पावर अगर हम एक्सपोर्ट करें, अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर और इस टाइप के लोग अगर हम एक्सपोर्ट करें तो डेफिनेटली उनकी अर्निंग ज़्यादा होंगी, वो पैसे ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान भेजेंगे। महंगाई की एक रीज़न पाकिस्तान में ये भी है कि जो बाहर से रेमिटेंस ज़्यादा आ रही है, मिसाल के तौर पर पहले $20 अरब आ रही थी, इस साल शायद 25 अरब हो जाएगी, तो $5 अरब जो पाकिस्तान में आ रहा है,
तो यहाँ पे उस पैसे को हमने यानी इन्वेस्ट करने का लोगों को हमने कोई तरीका नहीं बताया। सही जगह तो अब अगर वो पैसे जो हैं वो अगर आपके पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, तो मेरे पास और आपके पास अगर उसको कारोबार में लगाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो फिर मैं जाके और आप जाके टीवी, फ्रिज और कारें ही खरीदेंगे ना। सही है। तो इस वजह से वो हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस वजह से वो महंगाई भी बढ़ रही है। तो उस पैसे को अगर हम कंस्ट्रक्टिव साइड पे, हाँ एक चीज़ इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की जो कंस्ट्रक्शन की जो है पॉलिसी और उसकी जो है, तो उस हाउसिंग की उसकी वजह से भी लोगों में बड़ा इंसेंटिव मिला है और लोगों में बड़ा इत्मीनान आया है, और वो एक और उसकी वजह से बिजनेस और ट्रेड और इंडस्ट्री में भी काफ़ी जंप आया, इंप्रूवमेंट आई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छी तरफ हैं और अच्छा इनको मैं एक्नॉलेज करना चाहिए। और इंशाल्लाह देखें, अब आपके सामने चीज़ आ गई कि काम आप अच्छा करेंगे आपको शाम को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप अच्छा नहीं करेंगे शाम को ही खराब रिजल्ट। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एमनेस्टी उन्होंने अनाउंस की थी हाउसिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ये तमाम इंडस्ट्री के लिए कर दें, 2 साल सबको दे दें, सबको दे दें कि भाई आप जो इन्वेस्टमेंट लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा, हम आपसे नहीं पूछेंगे पैसा कहाँ से। वो जो बार वालों ने चेक लगाए में कि ये चीजें इनको ठीक सर कंस्ट्रक्शन में तो हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन पे ऐसे नहीं, उन्होंने तो चेक इसलिए लगाए हैं, उन्होंने तो चेक सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि ताकि उनकी रिकवरी कैसे होगी, वो चीजें आप दूसरे तरीके से उन्हें इंश्योर करें ना। बिल्कुल ठीक है, ये जरूरी है। आप एक साइज बढ़ा के उसको ठीक कर, ठीक है भाई साहब, ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है और इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होगी। कॉटन की भी प्रोडक्शन ठीक उसकी तरफ से हमने बात करनी है। ये सारे बड़े डिटेल्ड टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी बहुत जल्द आपके लिए जो है वो स्पेशल प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें तफसीलन ये सारे मामला डिस्कस होंगे। जैसा अभी मियाँ साहब ने चंद एक की निशानदही की है, फ़ारूक भाई ने बहुत खुलकर उसके ऊपर बात की है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और यकीनन इसमें अभी तक की जो कारकर्दगी रही है, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसको सराहे जाने की ज़रूरत है। यकीनन हर वक्त जो है वो तनकीद नहीं की जा सकती, लेकिन एक आम आदमी जो टीवी देख रहा है इस वक्त, जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहा है, वो एक सवाल करता है कि उसका जो मेयार ज़िंदगी है वो कैसे बेहतर बनाया जाए। यकीनन वो सारी बातें हैं जो हमारी इकॉनमी से जुड़ी हैं, लेकिन हम एक आम आदमी की जो मेयार ज़िंदगी है, मैं बार बार इसके ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि उसको बेहतर बनाने के लिए आपको काम करना होगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आगे ज़ेर बहस आएंगे कि इसमें जो सूबाई खुद मुख्तारी का जो बिल पेश हुआ, 18वीं आइनी तरमीम जिसको हम कहते हैं, उसके बाद सूबों की क्या जिम्मेदारी है। हम सारी जिम्मेदारी वफाक के ऊपर आयद नहीं कर सकते। प्राइस कंट्रोल के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर इनका बड़ा अहम रोल है जो उन्होंने प्ले नहीं किया, और अगर वो अपना पार्ट नहीं लेंगे तो फिर कोई एक भी सूबा अगर इस तरह काम नहीं करेगा तो फिर ये ओवरऑल हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन है ये बेहतर नहीं हो सकेगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मियां ज़ाहिद हुसैन, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मोहम्मद फ़ारूक अफजल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा ही हमारे साथ प्रोग्राम में होते हैं और खुलकर गुफ्तगू करते हैं। मौजूद मेहमानों ने आज यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत भी की और खुल के बात भी की, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर क्योंकि इजाज़त लेने का वक्त है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू जारी रखें। अपनी राय आप हमें ज़रूर भेजें। मेरा ट्विटर हैंडल है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है, I_am यासिर। इसके ऊपर आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग कराची का पेज है फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर भी आप अपनी राय दे सकते हैं और इससे आपसे जो है वो रब्ता हमारा रहेगा। तो इंशाल्लाह सिलसिला आगे कंटिन्यू रखेंगे। इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।